हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। आई होप कि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन लगातार आप लोग ताकत के साथ कर रहे होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं, इन टॉपिक से आपको 100% 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं या मे बी 1 मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं, और आईसीएससी के लिए तो एकदम रामबाण की तरीके टॉपिक काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों का इन टॉपिक्स में जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो लो रहता है। तो आज की इस वीडियो से, आज के सेशन से वो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और इसके साथ साथ आपको इन सारी चीजों में जो भी हम लोग करेंगे आज, उससे आपको 100% 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अपने पहले टॉपिक की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे शिफ्ट की, रियल डेप्थ, अपीरेंट डेप्थ, मतलब कि रिफ्रैक्शन के जो एप्लीकेशंस हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में इंट्रोड्यूस करने के लिए अब टाइम नहीं बचा कि प्रिज्म क्या होता है। आपने पता है कि 5 प्लेन सरफेस होती हैं जो ट्रायंगुलर शेप में क्या रहती है, अरेंज रहती है। ठीक है, उस प्रिज्म की एक खास बात होती है कि जैसे व्हाइट लाइट उसमें एंटर करती है तो क्या होता है, ये होता है कि वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। राइट, एक स्पेक्ट्रम, कलरफुल लाइट का एक बैंड बहुत ही प्यारा सा बनता है, ब्यूटीफुल सा, जिसको देखने के लिए आप लोग छत के बाहर खड़े होकर के देखते हैं, वो देखो रेनबो बन रहा है। राइट, चलो बहुत बढ़िया बात है। कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम एक जनरेट होता है। ओके, अच्छा, इसकी एक खास बात क्या है कि अगर हम लोग इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो एक्चुअल में जो खूबसूरत चीज हमें दिख रही है उसके अंदर का जो लॉजिक है वो क्या है, तो वो जरा देख लेते हैं। क्या है, देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रिज्म है, ये भी आपने सब पढ़ के बैठे हुए हैं, कुछ मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये है ए, ये है बी, और ये है हमारे पास पॉइंट सी। ठीक है, अच्छा, अब कोई एक व्हाइट लाइट मैंने क्या करी, इसमें एंटर कराई। ओके, ये व्हाइट लाइट एंटर हुई, और व्हाइट लाइट क्या हुई है, डेविएट हुई, और डेविएट के बाद क्या हुई, वापस से थिकनेस पार्ट की तरफ निकल के आ गई। मैं एक सिंगल लाइट लेके चलता हूं, 7 अलग अलग लाइट्स या 7 अलग अलग रेस बनाने का इसमें कोई मतलब नहीं है, बस समझना हमें सिर्फ इसमें है, क्योंकि सारा गेम इसी का है कि एक्चुअल में होता क्या है उसके अंदर, है ना। चलो ठीक है, आप सबको पता है कि जब लाइट एंटर करती है, इंसिडेंट करती है, तो एक नॉर्मल होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, जिस सरफेस में लाइट इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सेम एज, मान लीजिए इस वाले सरफेस की हम बात करें तो इस वाले सरफेस में भी एक नॉर्मल होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस 2 से, सरफेस AC से। ठीक है, जरा इसको हम लोग बात करते हैं कि क्या हमने किया, इसमें क्या किया। देखो, एक लाइट है, एक लाइट रे है जिसका नाम था OM। ठीक है, इसका नाम था N। ठीक है, और ये हो गया P। इंसिडेंट रे OM AB सरफेस में जैसे ही स्ट्राइक करती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन बेंट हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, MN लाइट वापस से AC सरफेस जो कि प्रिज्म का दूसरा सरफेस है उसमें स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है और नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने लॉजिक पढ़ के रखा हुआ है। अच्छा, नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सबको पता है। ओके, और ये जो R, देखो, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब एंगल R बोल देते हैं। ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एंगल R हो गया, ये भी हमारे लिए एंगल R हो गया। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंड दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऑलरेडी आप सब ये जानते हैं। ओके, बाय द चांस मैं क्या करता हूं, इस ये जो इमर्जेंट रे है इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ठीक है, आउटगोइंग को इमर्जेंट रे, इसको मैं क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, पीछे की तरफ बढ़ाता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने बढ़ाया तो आपने क्या देखा, ये जो रे है कुछ इस तरह से बढ़ गई। और अगर ये लाइट रे जो OM है इंसिडेंट, ये डेविएट ना हुई होती तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती, जो कि प्रिज्म से निकलती बाहर। अगर ये डेविएट ना हुई होती तब की बात बता रहा हूं, लेकिन डेविएशन तो होना ही है। बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो एक एंगल हमने बनाया, ये देखो एक एंगल बन रहा है जहां पर ये इमर्जेंट रे कट कर रही है ना इंसिडेंट को, तो ये एक एंगल बन रहा है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब प्रिज्म है तो प्रिज्म में भी एंगल्स होते हैं कॉर्नर्स में, तो ये जो हमारा टॉप एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको डिनोट करते हैं A से। ठीक है, ऑलरेडी मैंने A इसीलिए इसका नाम रखा था, A से डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब यार एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि जो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं Δ1 और इसको बोल सकता हूं Δ2। ठीक है, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा,
एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होगा, मतलब कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यस और नो? बहुत बढ़िया बात। अच्छा, एक चीज और बहुत गौर से ध्यान से देखिए, जो हमारे पास O है और ये M है, मैं इसको डाल देता हूं पॉइंट Y डाल देता हूं, ये वाला पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन है ना R का, जो नॉर्मल का इंटरसेक्शन है, इनको मैं पॉइंट लग देता हूं Y। ये नॉर्मल है, ठीक है, नीटा मत समझना। देखो जरा, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि एंगल AMY, ठीक है, एंगल AMY ये कितने का है? 90 डिग्री का। ओके, बहुत बढ़िया बात है। सेम एज एंगल AN और Y, ये भी 90 डिग्रीज का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल है, परपेंडिकुलर होता है, हम लोग सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, देखो ये डेल्टा 1 है, इस डेल्टा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? पहली चीज तो ये देखो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो इक्वल होगा एंगल ऑफ डेविएशन 1, ठीक है, प्लस एंगल ऑफ R के। R1 मैं इसको लिख सकता हूं R1, और ये R2, मुझे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा फिगर, ये R2 ये R1, ठीक है। चलो लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये एक आपस में क्या है? इक्वल एंड अपोजिट एंगल। भाई अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो ये जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते नहीं होते? तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब कि मैं यहां से डेल्टा 1 की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं? डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो अब ये भी इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है, कंफ्यूज मत होना। मैं इसको लिख देता हूं I1, इसको लिख देता हूं I2, ठीक है, लेकिन होते ये क्या है? इक्वल है, ये बात ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि I1 माइनस का हो जाएगा, I1 माइनस का हो जाएगा एंगल R1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया बात है। और इसी तरह डेल्टा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I2 माइनस का R1। सो मैं अगर ये वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर मुझे निकालना है, अगर आपसे पूछ लेगा कोई व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, तो यहां से मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। दैट इज हमारे पास हो जाएगा, देखो हम लोग इसकी डेविएशन एंगल 1 प्लस डेविएशन एंगल 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास I1 माइनस R1, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये एंगल्स हैं, माइनस में क्या हो जाएगा? एंगल में हो जाएगा ये I2 माइनस का R2, यहां पर R2 होगा, ध्यान रखिएगा R2। तो देखो एक हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया, और इस रिलेशन से हम फर्दर फॉर्मूले आगे कंटिन्यू बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं वो भी हम लोग अभी बात कर लेंगे। तो यहां से आ गया एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होती है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये कहता है कि क्या और कोई रिलेशन हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। एंगल ऑफ प्रिज्म का रिलेशन हो सकता है। क्या रिलेशन हो सकता है? जरा देख लीजिए। एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता है? R1, एंगल R1 प्लस एंगल R2, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल 1 प्लस रिफ्रैक्शन एंगल 2 के क्या होता है? ये इक्वल होता है। सर क्या ये दिख रहा है? ये वाला रिलेशन दिख रहा है क्या? ये रिलेशन दिख रहा है? ओके, तो ये एंगल R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। तो देखो एक रिलेशन ये हो गया। अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल, तो आप पता कर सकते हैं प्रिज्म एंगल मोस्टली 60 डिग्री अगर यूनिफॉर्म प्रिज्म है तो, या और भी कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% यही श्योर है कि 60 ही होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या हम और कोई रिलेशन बता सकते हैं? तो आपकी बुक का ही एक और रिलेशन दिया हुआ है, देखो बार इसमें वैल्यू केवल प्लेस करना है और रिलेशन आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो हम डायरेक्टली इसकी बात करेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं आता इनके बाद, जो इसके बाद क्या पूछेंगे, इससे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ कैसे बनता है ना, और मिनिमम मैक्सिमम कब होता है, ये सारी चीजें इससे पूछता है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। एक और रिलेशन है, देखो एक और रिलेशन क्या कहता है? कहता है कि अगर मैं बात करूं I1 प्लस I2 की, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा। तो ये हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा रिलेशन है, और यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे मिलेगा? कोई भी एक छोटी वैल्यू दे सकता है प्रिज्म में एंगल्स बना करके, और वैल्यू के बाद उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक नया पैटर्न देखने के लिए मिला था पिछले साल, जो लास्ट ईयर हमारे एग्जाम हुए थे, उसमें पैटर्न में क्या देखने को मिला था कि एक 2 कोटेशन दिए थे, स्टेटमेंट एक छोटा सा दिया था, स्टेटमेंट के बाद फिगर दिया था, और फिगर देने के बाद क्या पूछ लिया था उसने? इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए थे 2 लगातार। एक बार पूछा था वो फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल, और फिर इसके बाद पूछ लिया था वैल्यू ऑफ डेविएशन एंगल, ठीक है, और इसके लिए I1 R1 दिया था हमारे पास, तो इससे हमें वैल्यू पता चल गई थी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया। चलो अब हमारा जो टॉपिक है वो कहता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन।
ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डेविएशन एंगल को इफेक्ट डालते हैं? तो पहला फैक्टर तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए जो रे एंटर हो रही है और इसी के एंगल में कोई डिफरेंस होगा तो यहां पर डेविएशन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही नहीं होगा। सो पहली चीज तो हो गई एंगल ऑफ डेविएशन। दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी हो गई मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। क्यों? मटेरियल मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है। मटेरियल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट किया जा रहा है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो डेविएशन होगा वो ज्यादा होगा। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन, राइट? या फिर मैं बात करूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम रेयरर और डेंसर से अगर कंपेयर करें तो, है कि नहीं? तो दूसरी चीज तो हो गई मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या फैक्टर है? थर्ड है एंगल ऑफ प्रिज्म। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप प्रिज्म एंगल को छोटा कर दोगे तो उसका जो साइज होगा, जो सरफेस का साइज होगा, वो क्या होगा? कम या ज्यादा हो जाएगा ना। तो अगर कम ज्यादा होगा तो स्ट्राइक करने की पोजीशन भी चेंज होगी, और पोजीशन चेंज होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो गेट्स चेंज, राइट? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। और चौथे फैक्टर की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है कि वेवलेंथ ही हमेशा चेंज होती है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी, जो लाइट एंटर कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता। केवल वेवलेंथ की वजह से ही बार बार ये बेंडिंग होती है कि रेड ऊपर रह जाता है, ठीक है, और जो वॉलेट है वो क्या रह जाता है? वो नीचे रह जाता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। चलो जरा ग्राफ की बात करेंगे कि ग्राफ में कैसा बनता है इसमें। तो मैं एंगल ऑफ डेविएशन की अगर बात करूं तो पता है क्या होता है? ये पहले डिक्रीज होता है, ठीक है। अप्रॉक्स 42 50 डिग्रीज तक क्या होता है? ये डिक्रीज होता है। पहले ये डिक्रीज होता है और देन फिर इस 42 45 के आसपास, 42 45 के आसपास इस एंगल ऑफ डेविएशन को क्या होता है? डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट शुरू हो जाता है। तो पहले हम लोग डिक्रीज करेंगे, फिर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे इस ग्राफ को। बात समझ में आएगी? चलो ग्राफ बनाओ जरा, कैसा बनेगा? देखो कैसा बनता है। मान लो ये हमारे पास हो गया डेविएशन एंगल का ग्राफ। ये हो गया डेविएशन। सर क्या इधर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये हो गया डेविएशन। सर ये दिख रहा है? उससे आगे नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, तो मैं इसको इधर बना देता हूं। चलो देख लीजिए, ये चीज समझ में आ गई नहीं? पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। चलो ये आप लोग आई होप लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिख लिया तो उसको लिख लीजिएगा। सब आपके बुक में दिया हुआ है, बस मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, ये डेविएशन मिनिमम मैं लिख देता हूं, मिनिमम। तो कैसा ग्राफ बनता है? कुछ इस तरह से। पहले ये डाउन जाएगा, फिर कैसा जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसमें कुछ नहीं होता, ये भी चीज आपको याद रखनी। अच्छा ये कैसे निकाला जाता है? क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंट है क्या? बिल्कुल है। आप जब देखेंगे कि इसके एक्सपेरिमेंट हैं, जो एक्टिविटीज हैं, तो उसमें आपको प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा। कैसे दिया होगा? कि एक प्लेन पेपर है, उस प्लेन पेपर में प्रिज्म के रखो, उसकी आउटलाइन बनाओ, आउटलाइन के बाद दो पेपर पिन लो, उनको उसमें होल्ड करो, होल्ड करने के बाद फिर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट के अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू प्लेस की जाती है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड करें इन प्रैक्टिकल्स। ये आपको 12th में आई होप पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई आपको कि नहीं समझ में आ गई? समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। चलो तो मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये होता है डेविएशन मिनिमम, ये भी आपको याद रखना है हमारे पास। ये होता है 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट, यस 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस में प्रिज्म एंगल, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अगर ये इंसिडेंट हुआ, ये प्रिज्म एंगल हुआ, तो बताओ कि मिनिमम डेविएशन क्या बनेगा। फिर इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपने ग्राफ बनाना है। ये हो गया हमारे पास I1, ये हो गया हमारे पास I2, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये इंक्रीज डिक्रीज वाला याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताता हूं, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली मैंने इस फिगर को ड्रॉ कर लिया है। और अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सिर्फ रियल डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ, एंड ये किस पे डिपेंड करते हैं। बट स्टूडेंट आपको याद रखना है छोटा सा कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा हम लोगों ने? अभी सीखा प्रिज्म के बारे में, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में, और इनकी डिपेंडेंस। ये आपको याद रहेगा। एक क्वेश्चन जनरेट जरूर हो रहा होगा आपके माइंड में, अगर हो रहा है तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए।
आपके माइंड में बेसिकली, मेरे भी माइंड में कभी कभी आया करता था जब मैं 10th क्लास में था कि जब हम लोग ग्लास ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं, लेकिन जबकि प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में ऐसा दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों? देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो प्रिज्म होता है ना वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। सरफेस तो सेफ होती है, प्लेन होती है, लेकिन जो उसका अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? वो होता है हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में। लेकिन जबकि ग्लास ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, उसमें जो सरफेस है इंसिडेंट और इमर्जेंट वाली दोनों क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है। दैट्स व्हाई जो एंगल, जो रे ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ इमर्जेंट है, ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकती है। क्या होती है? आफ्टर डेविएशन बेंट हो जाती है टुवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, चलो इस टॉपिक को शुरू करेंगे। इस टॉपिक में आपको एक ये ब्लॉक दिख रहा होगा, इस ब्लॉक में PQ है जो इस मीडियम को डिवाइड कर रहा है। दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम। और सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला तो इस मीडियम के लास्ट एंड में O में वो आकर के रुक गया। अब मैं अगर इस C पॉइंट से इसको देखता हूं ना तो मुझे ये इस पोजीशन I वाले पोजीशन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो I वाली पोजीशन है कैसी हो गई? ये अपीयरेंट डेप्थ हो गई, जबकि इस टैंक की जो रियल डेप्थ है वो क्या है? P से लगा करके O तक या A से लगा करके O तक। अब कोई चीज हमें कैसे दिखती है? जब लाइट उसमें पड़ती है और वो टकराकर हमारे आंखों में आती है तभी तो दिखती है। रिफ्लेक्शन फिनोमेना में हमने सीखा था। बट लाइट आने के लिए, अपीयरेंट डेप्थ पढ़ने के लिए इसमें एक और फिनोमेना होता है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। देखो, पहली चीज तो लाइट इसमें टकराई, टकराने के बाद वापस नॉर्मली इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब मीडियम कैसा है? ये डेंसर, ये कैसा है? रेयरर, तो नॉर्मल से अवे होगी। तो ये लाइट रे है, मान लो ये गई, इंसिडेंट हुई और बी से क्या हुई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, यहां से मुझे यहां से दिख रहा है ना, यहां से देखूंगा तो सीधी दिखेगी चीज। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी टैंक में किसी भी ऑब्जेक्ट को डाला जाता है और उस ऑब्जेक्ट को मैं परपेंडिकुलर देखता हूं ना, तो परपेंडिकुलर देखने में हमें एक्चुअल उसकी डेप्थ का पता चलेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं या थोड़ा सा हल्का सा भी मैंने क्या टिल्ट हुआ हूं, मेरी जो आईज है वो टिल्ट है, जैसे कि C वाली पोजीशन में है, तो हमें ये जो गैप आ जाएगा, ये जो गैप है ना, ये हमें देखने को मिलेगा। और इसी गैप को बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलो लाइट रे है, गई हमारे पास, तो ये नॉर्मल से अवे हुई। तो देखो ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बना नॉर्मल के साथ जाने वाली रे का। इसके बाद क्या हुआ? ये जो लाइट निकली तो रिफ्रैक्ट हुई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर बना। अब जरा देखो, ये जो रे है A डैश और O क्या है? पैरेलल है किसके? N और N डैश के, जो कि बहुत क्लोजेस्ट है एक दूसरे के। और ये ट्रांसवर्स लाइन देखो है, ये दोनों ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल्स तो आप लोग जानते होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या होगा? सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये जो एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, मतलब 1 2 3 रख देता हूं मैं, तो 1 = 2 होगा और 2 = 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या मैं लिख सकता हूं कि 1 = 3 डायरेक्टली। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट नहीं, कैसे है ये? अपोजिट एंगल है। जरा देखो, तो इस केस में अगर ये जो हमारे पास एंगल इंसिडेंट आई हुआ, तो ये भी एंगल कैसा होगा? इंसिडेंट आई होगा। देखो ना, Z बन रहा है, Z अल्टरनेट एंगल। सेम एज अगर मैं बात करूं इस R की, तो देखो ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये इंटरनल एंगल्स हुए कि नहीं हुए? तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा इक्वल। देखो वही चीज मैंने यहां पर लिख दी है, एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB, ये जो हमारे पास एंगल है, दैट इज इक्वल टू द OB एंड N डैश। OB एंड N डैश इसके इक्वल हो गया, दैट इज I। ओके, फिर इसके बाद देखो एंगल BIA, BIA दैट इज R, which is equal to the angle CBN, CBN इस एंगल के इक्वल हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभी मैंने बताया क्यों इक्वल हुए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बना रियल डेप्थ वाला, और ये एक ट्राइंगल बना अपीयरेंट डेप्थ वाला। ठीक है, इन्हीं ट्राइंगल्स के साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम द ट्राइंगल BAO, तो B, ठीक है, A एंड O, इस ट्राइंगल की बात करेंगे। देखो ये 90 डिग्रीज बन रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारे पास क्या? परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। क्या होता है? हमने क्या सीखा था? हमने सीखा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अच्छा भाई, पड़ोसी को भूखा प्यासा देख के मजा आ रहा होगा ना आपको। तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या हो गया हमारे पास? हाइपोटेनस हो गया हमारे पास BO। ठीक है, हाइपोटेनस का AB होना चाहिए ना, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। साइन हमें क्या लेना है? साइन I लेना है, तो साइन I ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमने साइन I ये लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस कहां है हमारे पास? ये है, देखो BO
अपॉन में OB, ये कैसे हो गया? फिर गलत हो गया है। अरे हमको समझ रहा था, रुकना। तो अब यहां से देखो, अब हमारे पास देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए, और ये एक ट्रायंगल बन गया एंगल ऑफ आर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायंगल BAO, कहां है B, ओके, AO 90 डिग्रीज पे है। तो साइन I इज इक्वल टू क्या होता है? आपने पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, पहले सुन लो, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आपने सुना होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, हर हर भोले, ठीक है, ये सुना है नहीं सुना? बहुत बढ़िया सुना है। तो P फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया AB, तो हमारे पास AB अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? OB हो गई, हो गई, वही तो लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। फिर अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे IAB, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो साइन R हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन R हो जाएगा। तो साइन R मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर वही पंडित बद्री प्रसाद वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास BA, कॉमन है क्योंकि, और इसके बाद हाइपोटेनस क्या हो गया? IB हो गया, बड़ा IB है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब स्नेल्स लॉ आप लोग जानते हैं क्या होता है? स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन में साइन R रिस्पेक्ट टू द मीडियम, ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ एयर। देखो तो एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम का दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा? साइन I अपॉन में साइन R। हम देख कहां से रहे हैं? हम देख रहे हैं एयर से, तो हमें बाद में करना पड़ेगा मीडियम के रिस्पेक्ट में एयर, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अभी इसमें वैल्यू रखो। साइन I की वैल्यू प्लेस करोगे BA अपॉन में OB, साइन R की वैल्यू प्लेस करोगे BA अपॉन में IB, तो देखो BA क्या हो जाएगा? कट जाएंगे, हो जाएगा IB अपॉन में OB हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास, मैं इसको जरा इरेज कर दे रहा हूं अब, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू मीडियम, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा हमारे पास, कहां चला गया? ये हो गया IB अपॉन में OB, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया बात है। अब अपने को चाहिए क्या? मीडियम के रिस्पेक्ट में एयर चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं ना, कि पानी के अंदर घुस के देख रहे हो। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो, ये मान लो कोई लाइट रे है, इंसिडेंट हुई और यहां से टकरा करके वापस चली गई, रिवर्सिबिलिटी, याद आया कि नहीं याद आया? तो रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B, तो अगर मुझे B रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A चाहिए, लिखा हुआ है A अपॉन में B, तो ये हो जाता था B अपॉन में A हो जाता था, मतलब 1 अपॉन में लिख देते थे तो रेसिप्रोकल हो जाता था। तो मैंने इरेज कर दिया। देखो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? मैं यहां से लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर रिस्पेक्ट टू मीडियम इज इक्वल टू OB रियल डेप्थ अपॉन में अपीरेंट डेप्थ, और अपीरेंट डेप्थ कितनी है? AI, ठीक है, लिख सकता हूं, बस प्रूव हो गया। यही तो मैं प्रूव करके लाना था। चलो, डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले हैं इसके अलावा जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, मैं उनको जरा लिख देता हूं, इसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा देता हूं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला फॉर्मूला तो आपने सीख लिया, क्या? रियल डेप्थ अपॉन में अपीरेंट डेप्थ, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया है, इनमें से कोई भी एक चीज दी है कि रियल डेप्थ कितनी है, तो अपीरेंट डेप्थ बताओ, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं भी दिया, पूछ रहा है और रियल डेप्थ और अपीरेंट डेप्थ दिया है, तो आप यहां से फॉर्मूले से तुरंत आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट? चलो, बहुत अच्छी बात है। या मैं इसको लिख सकता हूं कुछ, देखो इस तरह से, अपीरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, अब अपीरेंट डेप्थ इसको यहां से निकाल लो, ये है हमारे पास रियल डेप्थ, है ना, रियल डेप्थ अपॉन में अपीरेंट डेप्थ, अपीरेंट डेप्थ, ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिस्पेक्ट टू एयर, ओके। या मैं इसको लिख सकता हूं कि रियल डेप्थ इज इक्वल टू या अपीरेंट डेप्थ, अब मुझे अपीरेंट डेप्थ फाइंड करना है, तो अपीरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं रियल डेप्थ, RD लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर रिस्पेक्ट मीडियम, ठीक है। ये देखो लिख लिया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया बात। अब अगर मुझे शिफ्ट चाहिए, शिफ्ट, ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट चाहिए, तो क्या होता है? शिफ्ट अगर चाहिए तो शिफ्ट होता है हमारे पास रियल डेप्थ माइनस अपीरेंट डेप्थ, लिख सकता हूं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला, आप, मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि रियल डेप्थ माइनस अपीरेंट डेप्थ, डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस कर रहा हूं, और ये प्लेस करके जब फॉर्मूला मैं आपके सामने रखूंगा तो कितना आ जाएगा? ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, शिफ्ट इज इक्वल टू, मैं आपकी बुक से ही देख रहा हूं, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ RD इंटू में 1 - 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये आ गया हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हल्का सा इरेज हो गया था जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो अब शिफ्ट, रियल डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ, अगर इनकी बात करें तो इनमें से जो हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, किसमें जरूरत पड़ेगी, वो शिफ्ट में पड़ेगी। मतलब ये शिफ्ट किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी। ठीक है, शिफ्ट को कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो देखो पहला जो फैक्टर है वो क्या कहता है, पहला फैक्टर कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कैसे ये डिपेंड करती है, देखो लिखा हुआ है हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मोर द शिफ्ट। जितनी ज्यादा मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। शिफ्ट ज्यादा हुआ तो जो डेविएशन होगा वो ज्यादा भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इस वजह से जो शिफ्ट होगी उसके चांसेस ज्यादा है। चलो इसके बाद दूसरा देखो क्या दिया हुआ, लिखा डिपेंडेंस ऑफ द शिफ्ट ऑन द थिकनेस ऑफ द मीडियम। जो मीडियम है ना, कितना थिक है, मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है लाइट को, कि कम डिस्टेंस में ही आपको दिखाई दे रहा है। देखो अगर डेप्थ, अगर मान लो थिकनेस कम होगी, सिंपल सी बात है कि आप एक ढक्कन पानी लेके उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो उसमें थोड़ी ना अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ दिखाई देगी। अगर गहरा है एटलीस्ट बकेट के बराबर, तो ये ऑफ कोर्स ग्लास के बराबर है, तो भी आपको दिखाई दे जाएगा शिफ्ट और रियल डेप्थ। बात समझ में आएगी नहीं है? लेकिन कब, केवल पेंसिल जब आप डालोगे तो कॉइन डाल के नहीं देख पाओगे, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा माइनर सा, तो इसके लिए थोड़ा बहुत डेप्थ होना जरूरी है। सो मैं कह सकता हूं थिकर द मीडियम मोर द शिफ्ट। अगर थिकर ज्यादा है तो शिफ्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला क्या कहते हैं, डिपेंडेंस ऑन द वेवलेंथ ऑफ द कलर लाइट। कैसे लिखा है, द शिफ्ट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ लाइट यूज। भाई जो हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं वो किस वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं, रेड की कर रहे हैं, कम वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं कि ज्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं। तो वही तो इसमें लिखा हुआ है कि जो शिफ्ट है वो डिक्रीज हो जाती है अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, तो शिफ्ट डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, वेवलेंथ ज्यादा है तो तेजी से पहुंचेगा ना आगे। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की उसमें कैपेबिलिटी है, तो शिफ्ट हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। तो जो वेवलेंथ होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो शिफ्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कोई भी लाइट कलर की बात करते हैं तो शिफ्ट का ये रिलेशन आपको विशेष तौर पे याद रखना है। चलिए आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सब। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो आता है ना, कैसे क्वेश्चन आता है। तो एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है, जरा उसको नजर डालिए, बुक ओपन कर लीजिए सेलेना, मेरे पास है क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 4 कहता है अ कॉइन केप्ट इनसाइड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर कितना दिया, 4/3। कितना दिया है, 4/3। यस। फिर क्या कहता है व्हेन द व्यू फ्रॉम एयर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन जब एयर से देखा जाता है, अपीयर्स टू बी राइज 2 mm। तो जो इसमें हमें शिफ्ट दिखाई देता है ना, जो अपीयर्स टू राइज मतलब शिफ्ट, अपीयरेंट डेप्थ हो गई ना, ये शिफ्ट जो है वो कितनी दे रही है, 2 mm दे रहा है। ठीक है, और क्या कहता है फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर। तो वाटर की डेप्थ क्या है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर लेता हूं कि जो रियल डेप्थ है हमारी क्या है, लेट कर लिया मैंने, रियल डेप्थ जो होगी ना वो कितनी है, वो x है। तो अपीयरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, अपीयरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है हमारे पास रियल डेप्थ है ना, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, थोड़ा समझ लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे पास रियल डेप्थ कितनी है, हमारे पास x लिया था हम लोगों ने, x लिया था, तो ये हो जाएगा x अपॉन में ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। और ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया अपीयरेंट डेप्थ मतलब 2 mm। इसको मीटर में चेंज करें क्या, ना चेंज करो, mm में ही, क्योंकि आंसर निकाला है। तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट क्यों, 2 mm ही रखना रहने। ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा हमारे पास 3x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2, या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 आ रहा है ना, इसमें तो 8 आ रहा है भाई। 3x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, या अच्छा शिफ्ट फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है,
शिफ्ट फाइंड करना। जरा देखो, ये निकल के आ गया हमारे पास, अपीरेंट डेप्थ निकल के आ गई। देखो ये देखो, मैं यहां पर फाइंड करता हूं, अपीरेंट डेप्थ हमारे पास कितनी आ गई, अपीरेंट डेप्थ आ गई हमारे पास 3x/4 आ गया। बहुत बढ़िया बात है। अब शिफ्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये जो 2 mm दिया है, क्या दिया है, शिफ्ट दिया हुआ है। तो और ये क्या है, अपीरेंट डेप्थ, ये अपीरेंट डेप्थ नहीं है, ये क्या है, शिफ्ट है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस अपीरेंट डेप्थ, ध्यान रखिएगा। तो रियल डेप्थ हमारे पास है x, तो ये हो जाएगा, मैं यहां पर कर दे रहा हूं, देखो इस फिगर को इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखो थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन ना पढ़े, ये हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस का अपीरेंट डेप्थ, यही तो होता है शिफ्ट। और ये 2 क्या दिया है, 2 हमारे पास शिफ्ट दिया है, ना कि अपीरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ है हमारे पास कितनी, x, और अपीरेंट डेप्थ हमें निकालनी है, और शिफ्ट दिया है हमारे पास 2 मीटर, और अपीरेंट डेप्थ कितनी निकाल के लाए हम लोग, 3x/4। तो x माइनस 3x/4, एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा कितना, 4x माइनस का 3x इज इक्वल टू में 2, ये x/4, और यह x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 mm, ठीक है। कॉइन की जो डेप्थ है कितनी, 1 mm। देखो 1 मार्क क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आपके अंदर जो इस टॉपिक को लेकर के कॉन्फिडेंस में कमी थी, क्या उसमें थोड़ा भी बहुत परसेंटेज इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं आपके लिए इसी तरह के जो बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने के चांसेस है, वो लेकर के आता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। काफी दिन बाद तो वैसे भी मुलाकात हुई थी, तो कंटिन्यू रहेगा। कल से आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में कुछ चैप्टर तो कॉमन है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस, और डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय टाटा एंड टेक केयर।